आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा ज्यादा इजी क्वेश्चन, सैलरी बेस्ड है और सैलरी रट्टा वाली चीज है, सैलरी में तो कुछ खास रहता हूँ। चलो, आर एज 33 years, working as manager sales with F Foods Limited, following the provide the following information for the year ended 31st March 2023। करना क्या है अपने को? कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। सर अगेन याद रखना, दो क्वेश्चन है, पहला टोटल इनकम निकालना है, दूसरा टैक्स पेबल निकालना है। ये वाली गलती नहीं करनी है कि टोटल इनकम निकाल दी और चल दी है। ठीक है, ठीक है सर। Thereon for the assessment year 30-24 assume does not opt for 115 BAC। ओके सर जी। चलिए सर, सर सैलरी कितनी है इसकी? बेसिक सैलरी दी हुई है सर, बेसिक सैलरी दी हुई है कि 15,000 रुपया पर मंथ कमाता है। तो 15,000 इंटू 12 कितना कमाया? 1,80,000 रुपया साल का कमाया सर। 1,80,000 रुपया भैया साल का कमा लिया। ठीक है सर जी। यहाँ पे आया डियरनेस अलाउंस 50% ऑफ इट इज मीन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब डीए इन टर्म्स है। डीए जो है तुम्हारा वो 12,000 रुपया पर मंथ है, इसमें से 6,000 डीए इन टर्म्स होगा। ठीक है, लेकिन डीए एक्चुअल में अमाउंट कितना आ रहा है? 12,000 इंटू 12 दैट इज 1,44,000 रुपीज। ये तुम्हारा डीए का अमाउंट हो गया। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो कुछ भी मिले सैलरी हेड में टैक्सेबल। ठीक है सर जी। कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी। कुछ एम्प्लॉयज को पता है क्या होता है? जो जनरली आप देखोगे ना, कुछ एम्प्लॉयज जो सेल्स वगैरह में होते हैं, उनको कहा जाता है कि ठीक है, जितना भी टर्नओवर आप करोगे, जितना भी सेल टारगेट आप अचीव करोगे, उसका 3% आपको कमीशन मिलेगा, 6% कमीशन मिलेगा। तो टर्नओवर के बेसिस पे कमीशन भी होता है कभी कभी। तो यहाँ पे देखो, टर्नओवर ऑफ द कंपनी है 50 लाख। 50 लाख का 10.5% मेरे इस आर को मिल गया है। तो सर कमीशन कितना मिला? कमीशन मिला 50 लाख का 0.5%, 25,000 रुपए कमीशन मिला है। 25,000 रुपए कमीशन मिला। ओके सर, बोनस पे मिला इसको। इसको तो एम्प्लॉयर सब कुछ दे रहा है भाई, बोनस में मिला है भाई को। 50,000 रुपए का बोनस भी मिल गया है। ठीक है सर जी। तो बोनस भी एम्प्लॉयर से कुछ भी मिला, सैलरी रेट में टैक्सेबल। ग्रेचुटी मिल गई है 30,000 रुपए की सर। सर ग्रेचुटी टैक्सेबल हो गई क्या? अभी तो सैलरी हेड में लेके जाए जाए, अभी तो पहले सैलरी हेड में लेके जाए जाए। ठीक है सर, टैक्सेबल डाल देंगे। ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 30,000 रुपए। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आप जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो उसका डिडक्शन आपको मिलता है अंडर सेक्शन 80C। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि एम्प्लॉयर जो करता है उसका क्या? एम्प्लॉयर आपके कंट्रीब्यूशन फंड में जितना भी पैसा डालता है वो 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट है। उसके ऊपर के अमाउंट पे टैक्स लगता है, उसके ऊपर का अमाउंट टैक्सेबल होता है। मतलब देखो, एम्प्लॉयर से जो भी मिले वो टैक्सेबल होता है सैलरी रेट के अंदर। लेकिन अगर एम्प्लॉयर, मान लो कोई कंपनी है, लेट से कंपनी, कोई भी कंपनी, ठीक है, लेट से जो कंपनी है, कंपनी ने अगर एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा डाला तो 12% ऑफ सैलरी तक का अमाउंट एग्जेम्प्टेड, 12% के ऊपर वाला ही टैक्सेबल होगा, 12% के ऊपर वाला ही टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे सर थोड़ा सा हम कॉशन रखेंगे, कौन सा वाला अमाउंट टैक्सेबल हो रहा है इसके लिए। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 20% ऑफ बेसिक सैलरी। लेकिन हमको याद करो 12% ऑफ सैलरी क्या है? एग्जेम्प्ट है। और सैलरी का मतलब क्या, वो भी आपको ये एक्ट बताएगा। सैलरी का मतलब क्या, वो भी एक्ट बताएगा। 20% ऑफ बेसिक सैलरी। चलो यहाँ पे आओ, आओ बेटा आओ आओ। देखो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 क्या लिखा है? बेसिक सैलरी ओके सर, गिवन था, गिवन था, बस हमने लिख दिया। डियरनेस अलाउंस गिवन था, हमने लिख दिया। कमीशन ऑन टर्नओवर गिवन था, हमने लिख दिया। हम सिर्फ वहां से फिगर उठा के यहाँ पेस्ट कर देंगे, हमको इसके भी नंबर मिलते हैं। ओके हाँ सर। बोनस गिवन था, हमने लिख दिया। ग्रेचुटी गिवन था, हमने लिख दिया। लेकिन ग्रेचुटी के लेना है, ये वाला नोट लिख देना आप। नोट क्या लिखा है देखो, ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल। रिटायरमेंट के समय ग्रेचुटी नहीं मिल रही है, रिटायरमेंट के टाइम ग्रेचुटी नहीं मिली है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस आपको जो भी ग्रेचुटी मिलती है वो टैक्सेबल होती है, इसलिए यहाँ पे ग्रेचुटी भी टैक्सेबल हो गई है। अब आते हैं नई कंडीशन पे सर। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कितना होता है? दिया है सर 20% ऑफ बेसिक सैलरी। देखो यहाँ पे लिखा क्या है सर, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी थी 1,80,000, तो 1,80,000 का 20% कितना होता है? 36,000 रुपए। 36,000 रुपया होता है कि नहीं होता है? कैलकुलेट करके देखो, कैलकुलेट करके देखो सर। तो यहां तक तो बात ठीक है,
ये भी गिवन है 36,000 चल रही है। अब दिमाग यहां से लगाना है, यहां से सॉल्यूशन करना है कि एग्जेम्प्ट है मेरा 12% ऑफ सैलरी। और सैलरी कौन सी वाली? सैलरी की डेफिनेशन यहां पे क्या है देखो, employer contribution in the recognized provident fund is exempt up to 12% of salary. Salary means basic salary plus DA for the retirement benefit and commission turnover. तो सर बेसिक सैलरी आपकी कितनी थी? बेसिक सैलरी आपकी 12,000 15,000 रुपए शायद। बेसिक सैलरी आपकी कितनी है? 1,80,000 हमने कैलकुलेट कर रखी है, प्लस डीए इन टर्म्स कितना है आपका सर? 1,44,000। लेकिन 1,44,000 का 50% ही डीए इन टर्म्स था। देखो वहां लिखा है डियरनेस अलावेंस ब्रैकेट में 50% फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। तो डीए इन टर्म्स सर 1,44,000 का 50% कितना होता है? 1,44,000 का 0.5 आपका आता है 72,000 रुपए। और कमीशन सर आपका आया था 25,000 रुपए। तो सर टोटल करिए तो कितना आता है? प्लस 25,000 प्लस 1,80,000, सर टोटल आता है 2,77,000 का 12% तक एग्जेम्प्ट है, का 12% दैट इज 33,240 रुपए तक। अगर एम्प्लॉयर 33,240 रुपए तक का कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉय एग्जेम्प्ट होता है। 33,000 रुपए के ऊपर कुछ भी एम्प्लॉयर ने अगर प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। तो सर यहाँ पे 36,000 रुपए डाला था एम्प्लॉयर ने, 33,240 तक तो एग्जेम्प्ट है ना। हमने क्या बोला? हमारा एक्ट बोलता है कि 12% ऑफ सैलरी तक पीएफ में पैसा एम्प्लॉयर डाल सकता है। और सैलरी का मतलब क्या होता है? यहाँ बता दिया, बेसिक पे प्लस डी इनकम्स प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। उसके हिसाब से हमने निकाला, चाहो 12% तक एग्जेम्प्ट है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन 12% के ऊपर वाला टैक्सेबल कर देंगे। तो 12% 33,000 रुपए होता था, 33,240 रुपए होता था। तो 33,000 33,240 के ऊपर जो अमाउंट एम्प्लॉय ने दे दिया उसको टैक्सेबल कर दो। सर 2,760 रुपए दिए हुए टैक्सेबल हो गए। इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे पढ़ते हैं, आगे आइए, बड़ा मजेदार है ये। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन आरपीएफ अकाउंट एट द रेट 15% पर एनम। ओके सर मजा आ गया। एक आरपीएफ की बात हमने पढ़ी थी, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे जो भी इंटरेस्ट कमाता है वो अप टू 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। इस चीज को हमने पढ़ा था कि देखो अगर आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कोई पैसा डालो, क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे भी बेटा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर आप पैसा डालते हो और उन इन्वेस्टमेंट में आपको 9.5% तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर अगर आपने कुछ कमा लिया तो ही टैक्सेबल होगा, वो भी सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ आरपीएफ में एट द रेट 15%, 15,000 रुपए। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा समझो, ये 15,000 रुपए जो तुम कमाए हो ये इंटरेस्ट का कमाए हैं, और कितने परसेंट? 15% अमाउंट 15,000 रुपए, तो 100% अमाउंट कितना रहा होगा? ये मेरे भाई सिंपल मैथ है। ओ राजू लोग, सिंपल मैथ है, मत पूछो। हमने क्या बोला? इंटरेस्ट कमाया 15,000 रुपए, 15% की रेट से 15,000 रुपए कमाया, तो कितने पे 15% 15,000 बनता है? तो सर 1,00,000 रुपए का 15% 15,000 बनता है। लेकिन सर एग्जेम्प्ट कितना? हम कहते हैं कि 1,00,000 रुपए पे 9.5% तक एग्जेम्पशन है, मतलब 9,500 रुपीज तक हमको टैक्स नहीं लगता इंटरेस्ट पे। लेकिन 9,500 के ऊपर जितना भी कमाया 9,500 के ऊपर वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो सर अगर आप यहाँ पे देखिए तो ₹5500, सर यहाँ पे अगर आप आके देखते हैं तो 5500 रुपए जो मैंने 9.5% के ऊपर कमा लिया, दैट इज 5.5% जो मैंने एक्स्ट्रा कमाया है, वो मेरा टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड ऑफ सैलरी। आओ मेरे बच्चे, आओ। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 15,000 मिला है, एग्जेम्प्ट है 9.5% तक, 9500 तक, तो 5500 रुपए मेरा टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड ऑफ सैलरी। यहां तक की बात क्लियर है? सर क्लियर है। आगे आइए। ओके, गोल्ड रिंग वर्थ ₹10,000 was given by employer on his 25th wedding anniversary। एम्प्लॉय की वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो 25th वेडिंग एनिवर्सरी पे एम्प्लॉय ने गोल्ड रिंग गिफ्ट कर दी, ये ले जाओ ले जाओ लो, गिफ्ट कर दी। बट एक बात याद रखना बेटा, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को कुछ भी मिला सैलरी में टैक्सेबल कर देंगे, भले ही गिफ्ट मिला हो। 56(2)(10) में मत भागना, नालायक लोग इधर आओ, 56(2)(10) में मत भागना, 56(2)(10) में मत भागना, मत भागना, मत भागना। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो भी मिला हो कहाँ जाता है? सैलरी हेड में। इसी तरीके से हमने पढ़ा था ना कि अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में आपको कोई गिफ्ट मिलता है या बिजनेस करने के कारण कोई टूर पैकेज मिलता है या कुछ और आपको मिल जाता है, तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होता है। हाँ सर ये पढ़ा था। और दूसरे लोग यहाँ पे पहली गलती ये करते हैं, आप तो क्वेश्चन इसको भी लिखो,
दूसरी गलती आप लोग कहते हो वेडिंग एनिवर्सरी, सर कुछ नहीं हुआ। अरे मेरे भाई, आईएफओएस के अंदर बोला गया है कि आपको शादी के टाइम, वेडिंग के टाइम, एट द टाइम ऑफ मैरिज, वेडिंग एनिवर्सरी नहीं, वेडिंग एनिवर्सरी की बात नहीं करते, एट द टाइम ऑफ मैरिज आपको किसी से कोई भी गिफ्ट मिला हो वो एग्जेम्प्ट होता है, और रिलेटिव से कभी भी कुछ भी मिले वो भी एग्जेम्प्ट होता है। बट एम्प्लॉयर आपका रिलेटिव नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी है, वेल्डिंग एनिवर्सरी है, ना कि आपकी शादी हो रही है, इसलिए ये पूरा 10,000 रुपया किस हेड में टैक्सेबल होगा? बोलो बोलो बोलो, सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। ये गिफ्ट फ्रॉम गोल्ड रिंग 10,000 ऑन 25th वेल्डिंग एनिवर्सरी ऑफ बाय एम्प्लॉय 10,000 रुपीज। ठीक है, हाँ सर, यहाँ तक की बात भी क्लियर है। इसके ऊपर एक नोट है, उसको थोड़ी देर बाद बताते हैं। इसके बाद देखिए, एक म्यूजिक सिस्टम था, purchased on 1st of April 2022 by the company for 85,000 and was given to him for personal use. Okay. ये आर को, मिस्टर आर को, देखो कंपनी ने क्या कर दिया, एम्प्लॉयर ने, समझो एम्प्लॉयर को समझो, एक हम समझाने के लिए कंपनी बोलते हैं, ठीक है, समझाने के लिए मैं कंपनी बोलता हूँ, ठीक है। मान लो कंपनी ने कोई वेयर हाउस, मतलब कोई म्यूजिक सिस्टम खरीद लिया था, कंपनी ने कोई म्यूजिक सिस्टम बड़ा सा खरीदा था, उसका यूज अभी हो नहीं रहा है, वो उठा के एम्प्लॉय को पकड़ा दिया कि ठीक है जाओ एम्प्लॉय गाना सुनो, जब जरूरत होगी तो लाके कंपनी में इस जगह पे प्लेस कर देना। या मान लीजिए कंपनी ने एम्प्लॉय को कोई घर दिया, उस घर के अंदर म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, म्यूजिक सिस्टम का पैसा किसने दिया? कंपनी ने दिया। कंपनी ने म्यूजिक सिस्टम के लिए पैसा दिया, लेकिन फायदा कौन ले रहा है? इंजॉय कौन कर रहा है? उस पर गाने सुन के मजे कौन ले रहा है? कौन इंजॉयमेंट ले रहा है उसकी? किसका एंटरटेनमेंट हो रहा है सर? एम्प्लॉय का। मतलब अगर वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट में नहीं होता तो कंपनी के ओन्ड उस म्यूजिक सिस्टम में गाने सुनने का आनंद नहीं ले पाता। कंपनी के ओन्ड उस म्यूजिक सिस्टम में गाने सुनने का आनंद नहीं ले पाता। वो आनंद ले पा रहा है क्यों? क्यों 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 वो एंटरटेनमेंट कर पा रहा है अपना? क्यों गाने सुन पा रहा है? क्योंकि वो एम्प्लॉय है। तो सर उस एंटरटेनमेंट को भी एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट मानते हुए हम उसको टैक्सेबल बताएंगे। तो गाने सुनने की कीमत कैसे निकालें? तो कहा जाता है कि जो भी उस असेट की वैल्यू होगी ना, उसका 10% माना जाएगा बेनिफिट मिल रहा है उस पर। जो भी उस एसेट की वैल्यू होगी, माना जाएगा 10% आपको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो म्यूजिक सिस्टम था, देखो ये 85,000 का था, तो 85,000 को म्यूजिक सिस्टम को यूज कर रहे हैं हम, गाने सुन रहे हैं, उसकी कीमत मानेंगे एट द रेट 10%, आपको 8500 का आप बेनिफिट उठा रहे हैं। उस म्यूजिक सिस्टम से आप 8500 का बेनिफिट उठा रहे हैं। अरे भाई, अरे एक बात समझो ना, क्या समझता है? अरे अगर मान लो कंपनी का नहीं होता, एम्प्लॉयर का नहीं होता, कहीं जाके रेंट पे भाड़े पे लेके आते, रेंट पे लेके आते, म्यूजिक सिस्टम रेंट पे लाते, तो मानते कि 8500 रुपए तुम्हारे जेब से जाता उस गाना सुनने का, पॉकेट से 8500 रुपए निकल के चल जाता गाना सुनने का। तो ठीक है ना, तुमने एम्प्लॉयर का यूज कर लिया, तो एम्प्लॉयर का म्यूजिक सिस्टम यूज करने का, सुख पाने का, आनंद पाने का कीमत 8500 रुपए है, जो सैलरी में जाएगा। ठीक ठीक है सर जी। तो परक्यूजिट वैल्यू ऑफ म्यूजिक सिस्टम गिवन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनली यूज कर रहे हैं, बीइंग 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज 10% ऑफ 85,000 8500। ये एक तरीका होता है निकालने का। ओके सर, टोटल आप लगा दो, टोटल जोड़ो, इतनी वैल्यू जोड़ो, ये जोड़ो, ये जोड़ो, ये जोड़ो, ये जोड़ो, टोटल आ जाएगा आपका 4,55,760 रुपीज। और स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A आपका गया 50,000 रुपए। तो यहाँ पे सर टोटल आ गया 4,05,760 रुपए आपकी सैलरी की इनकम। ये सर आपकी आ गई किसकी? सैलरी की इनकम। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर, यहां तक तो क्लियर है। आगे आइए सर, देखते हैं क्या है। सर जी आगे आइए, देखते हैं क्या है। देखो, आओ। टू ओल्ड लाइट गुड व्हीकल ओन्ड बाय हिम वर लीज टू अ ट्रांसपोर्ट कंपनी। सर ये धंधे की बात कर दिया, पीजीबीपी की बात कर दिया सर। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखो। अभी आपको ये ना कंफ्यूज मार रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज मार रहा है। अगेंस्ट द फिक्स चार्जेस ऑफ 6500 पर मंथ बुक्स ऑफ अकाउंट आर नॉट मेंटेन। ओके गुरुजी, हाँ, आपने को मैंने 44A समझाया था, जहां पे मैंने दो बात की थी। दो तरीके के वैकिल होते हैं। एक वैकिल जिसका ग्रॉस वैकिल वेट 12,000 किलोग्राम से ज्यादा होता है, मतलब 12 टन से ज्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं? हैवी गुड्स वैकिल, हैवी गुड्स वैकिल। और जिसका 12,000 किलोग्राम से कम होता है ग्रॉस वैकिल वेट, उसको क्या कहते हैं? अदर वैकिल या लाइट गुड्स वैकिल। उसके बाद जब हमने बोला 44A दैट इज प्रेजेंटिव टैक्सेशन, तो सर हमने बोला एसर्टेन कर दिया कि जिस दिन से आप गाड़ी ओन करते हो, पुट टू यूज नहीं, जिस दिन से आप गाड़ी ओन करते हो, माना जाता है कि अगर लाइट गुड्स वहीकल है, लाइट गुड्स वहीकल है, तो 7,500 रुपीज पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम ईच व्हीकल आपकी इनकम होती होगी। और अगर आपका हैवी गुड्स वहीकल है तो 1,000 रुपीज पर टन और
पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आपकी इनकम मानी जाती है। आपकी इस क्वेश्चन में बोला गया कि 2 लाइट गुड्स व्हीकल है, तो सर लाइट गुड्स व्हीकल वाला रूल लगेगा कि माना जाएगा कि 7500 रुपीज पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आपको एक गाड़ी से कमाई होती है। दूसरी बात 44A लेकर आते हैं तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करते हैं। 44A दैट इज हमने प्रेजेंटिव टैक्सेशन ले लिया, इसका मतलब हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर जी। अब आइए क्वेश्चन में क्या लिखा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखो बेटा क्वेश्चन, इन्होंने ना आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ओल्ड वर्ड डाला है, कोई सेंस नहीं है। ये मत सोचना सर ओल्ड है तो ये सेकंड हैंड व्हीकल है, सेकंड हैंड व्हीकल है तो क्या, अरे भाई वो सब एडिशनल डेप्शन वगैरह में चीजें में देखते हैं, सेकंड हैंड गुड्स की बातें यहाँ पे इस चीज को नहीं देखेंगे भाई। व्हीकल है ना, ओल्ड न्यू नहीं देखेंगे। और दूसरी बात लाइट गुड्स व्हीकल है जिसके ओन्ड बाय हिम है, ठीक है, तो ओन्ड कर लिए ना। वर्ड लीज टू अ ट्रांसपोर्ट कंपनी अगेंस्ट अ फिक्स चार्ज ऑफ 6500 रुपीज पर मंथ। अब आपको कंफ्यूजन आएगा, सर इनकम मानते हैं 7500 रुपए पर मंथ, यहाँ पे तो लिख दिया फिक्स चार्ज 6500 रुपीज पर मंथ। मत करना गलती, कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे ये भी तो लिखा है बुक्स ऑफ अकाउंट आर नॉट मेंटेन, तो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हो तो तुमको प्रेजेंटिव टैक्सेशन लेना पड़ेगा, 44A लेना पड़ेगा। और 44A कहता है कि तुम कुछ भी कमाए हो, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हो तो तुमको क्या पता तुम क्या कमाए हो भाई, तुम कुछ भी कमाए हो। अगर 44A लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट अगर मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो 44A लेना पड़ेगा, और 44A लिए तो आपकी लाइट गुड्स व्हीकल की कीमत, लाइट गुड्स व्हीकल की इनकम मानेंगे 7500 रुपीज पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम ईच व्हीकल। तो सर यहाँ पे हम इनका इनकम कितना मानेंगे, सर आई सजेस्ट इनकी इनकम होगी, चूंकि दो गुड्स व्हीकल हैं तो 2 इंटू 7500 इंटू, लिखा नहीं है कब लिए, मानते हैं 12 मंथ रहते हैं, तो टोटल इनकम इनकी 44A से ये वाली मानी जाएगी। इज इट क्लियर? हाँ सर जी क्लियर है। आओ सर देखो कितनी मानते हैं, सर कितनी हमने बोला 7500 इंटू 2 इंटू 12, 7500 इंटू 2 इंटू 12 दैट इज सर 1,80,000 रुपए। देख लो यार कितना इजी हो जाता है, कुछ चीजें बाद में बहुत इजी हो जाती हैं, जब आपने इतना पढ़ लिया ना चीजें आपको इजी लगेंगी। देखो लीज टू लाइट गुड्स व्हीकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगेंस्ट फिक्स चार्ज ऑफ 6500 पर मंथ, 6500 रुपए से कोई मतलब नहीं है। इन दिस केस, इस केस में presumptive tax provision of section 44A will apply, that is 7500 rupees per month or part of the month for each of two light goods vehicle. He cannot claim lower profit and gain since he has not maintained books of account. Books of account maintain कराते, audit कराते, तब ना बोलते कि भैया कम प्रॉफिट है, बुक ही नहीं बना रहे हो, तो भैया जो हम बोल दिए, जो बोल दिया हमारा एक्ट वही होगा, समझे? हाँ सर जी, आगे भी पढ़ाओ ना सर। हाँ भाई हम तो पढ़ाने के लिए बैठे हैं आपको, हम पढ़ाएं आप पढ़े चाहे ना पढ़े। चलिए, रिसीव इंटरेस्ट ऑफ 5860, सर ये भी मजेदार बात है। आओ, रिसीव इंटरेस्ट ऑफ 5860 ऑन बैंक एफडीज ऑन 24th ऑफ अप्रैल 2022। सर आईएफओएस आईएफओएस आईएफओएस, ओके सर आईएफओएस की बात यहाँ पे आ गई, आईएफओएस की बात आ गई। आईएफओएस की इनकम हो गई 5860 रुपीज, ठीक है सर जी। एंड साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑफ 6786, 6786 रुपए, 6786 रुपीज आपको नेट मिला है फ्रॉम द डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनीज ऑन 5th ऑफ मई 2022। सर यहाँ पे अगेन एक हैक है, अगेन सर यहाँ मजा आ गया। देखिए यहाँ पे सर अगेन आपको मजा आया, क्या मजा आया सर देख लीजिए, सर क्या मजा आया सर देख लीजिए। सर सर सोचो सोचो सोचो, प्लीज सोचो, जल्दी सोचो सभी लोग, सोचो भाई क्या है सर। सर नेट लिखा है, नेट लिखा है मतलब आफ्टर टीडीएस ये पैसा आया होगा, नेट लिखा है इट मीन सर ये वाला जो पैसा आया होगा ना ये आपको आफ्टर टीडीएस आया होगा, क्योंकि यहाँ पे नेट वर्ड लिखा है। अगर ये नेट वर्ड नहीं होता ना तो हम छोड़ देते। देखो ये नेट वर्ड जो लिखा है सिर्फ और सिर्फ, ओ सॉरी, ये जो नेट वर्ड लिखा है ना सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, ये जो नेट वर्ड लिखा है सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण हम आज आपको ये चीज पढ़ा रहे हैं, नेट वर्ड लिखा है। सो इसका मतलब टीडीएस कट के हमको इतना पैसा मिला था, इतना पैसा मिला है, लेकिन इनकम कितनी हुई है। तो सर हम ये कहते हैं अगर हमको, देखो डिवेंचर के इंटरेस्ट पे 10% टीडीएस कटता है, मतलब ये जो हमको पैसा मिला है 6786 रुपीज, ये 10% कट के मिला है। नालायक भाई लोग इधर देखो, 10% कट के मिला है, तो इसका मतलब ये कितना परसेंट है, ये पैसा है 90%, तो 100% कितना रहा होगा प्रॉफिट बताओ मेरा। 6786 डिवाइड बाई 0.90 कर दो,
7,540 रुपए की आपकी टोटल इनकम हुई होगी, दिख रहा है क्या? 7,540 रुपए की आपकी टोटल इनकम रही होगी। तो सर जब हम IFOS जोड़ेंगे ना, तो ये 5860 की इनकम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा था नेट, ठीक है सर, यहाँ नेट लिखा है, तो सर यहाँ पे जो नेट लिखा है ना, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बोल मेरे भाई, यहाँ पे हम इनकम को ये नहीं लेंगे, हम इनकम बोलेंगे सर रियल इनकम लो, आफ्टर TDS वाली इनकम नहीं लेंगे, हम इनकम लेंगे 7540 रुपए की पूरी पूरी। आइए सर IFOS को देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट ऑन बैंक FD 5,860 रुपए गिवन ही तो था, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, सर ये अमाउंट 90% को रिप्रेजेंट करता है, तो टोटल कमाई कितना होंगे उस बात को यहाँ लिख दिया, टोटल कमाई कितना होंगे इस बात को यहाँ लिख दिया, देख रहा हूँ, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। हमने क्या देखा सर, मैंने ये देखा कि मैंने सैलरी से ये कमाया, मैंने PGBP से ये कमाया, मैंने IFOS से ये कमाया, तो सर मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई सर, 5,99,560 रुपीज। हाउस प्रॉपर्टी की कोई डिटेल नहीं दी है, ग्रॉस टोटल इनकम मेरी आ गई इतनी। इतना क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। आ गया फिर से, चलो जवान आ गया हूँ, देखो चलिए सर कौन सा कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। आइए, कुछ नई बातें लिखी है ना, मेड पेमेंट बाई चेक ऑफ 15,360 रुपए टूवर्ड्स प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड 22,500 फॉर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सेल्फ एंड स्पाउस। ओके सर एक बात बताओ, 80C की डिडक्शन ये मिल गई, ये आपको क्या मिला 80C, रेड से लिखते हैं, ये आपको क्या मिला सर 80C, मिला कि नहीं मिला? क्यों मार्कर नहीं चल रहा हो? ये आपको क्या मिल गया सर, 80C की डिडक्शन मिल गई। हाँ सर, और सर ये वाली जो डिडक्शन है ये किसकी डिडक्शन मिल गई बताओ, ये वाली डिडक्शन आपको किसकी मिल गई, TD की डिडक्शन मिल गई 22,500 रुपए। हाँ सर, तो याद रखना 80C और 80D की डिडक्शन हमें मिली है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट इन NSC 30,000 एंड FD ऑफ SBI 5 ईयर 50,000 रुपए। सर अगेन आपको 80C अब बार बार नहीं याद दिलाएंगे, NSC हो चाहे FD हो, 5 ईयर वाली FD, इन दोनों पे भी 80C की डिडक्शन मिलती है। ओके सर, उसके बाद सर डोनेशन है, मैंने पढ़ाया था 80G बोले तो ग्रांट, ग्रांट मतलब डोनेशन, लेकिन 80G आए वहां रुक जाना, पहले सब कुछ कैलकुलेट कर लेना, याद आ रहा है, पहले सब कुछ कैलकुलेट कर लेना, तो 80G आया उसको रोक दो, पहले बाकी सब कैलकुलेट कर लो। ओके सर, आइए आइए सर, सेक्शन 80C की डिडक्शन दी है हम, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाली, NSC वाली और FDI वाली, ठीक है, और साथ में सर जो एम्प्लॉय ने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया था वो भी 80C के अंदर चला गया, टोटल 1,25,370 रुपीज आया। हम 1,50,000 रुपए तक 80C की डिडक्शन ले सकते हैं, विद इन द सीलिंग लिमिट है, मैंने टोटल अमाउंट की 1,25,370 रुपीज की डिडक्शन ले ली। 80D मेरा आ गया, 80D आ गया मेरा मेडिकल इंश्योरेंस 22,500 रुपए। अभी तक सर रुक जाओ, यहां तक मैंने जो पढ़ाया था उसके आगे अब आओ सर। अब देखो आपसे क्या कह रहा है ये मजे की बात आ गई। डोनेशन ऑफ 11,000 रुपए टू एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 80G। जब भी हम डोनेशन देते हैं तो हमने आपको कुछ चीजें बताई थी कि जब भी आप डोनेशन दो, जब भी आप डोनेशन देते हो तो देखो दो तरीके की डोनेशन होती है, एक होती है सर जिसमें जितना आपने डोनेशन दिया 100% अलाउड हो जाता है, एक होता है सर सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, एक होता है सब्जेक्ट टू नॉन क्वालिफाइंग लिमिट। तो सर यहाँ पे जब देखो, एक होता है सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट और एक होता है सब्जेक्ट टू नॉन क्वालिफाइंग लिमिट। तो नॉन क्वालिफाइंग लिमिट में तो आप जानते हो वो सब मैंने बताया था, नेहरू परिवार वाली चीज, ठीक है, सब 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 याद रखो छोड़ो। सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट में क्या होता है सर, लिमिट कितनी होती है, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट कितनी होती है, क्वालिफाइंग लिमिट आपको अगर याद हो तो मैंने क्वालिफाइंग लिमिट बताया था 10% ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। और एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है सर, सर आपने बताया था एडजस्टेड प्रॉफिट मतलब सब कुछ कैलकुलेट कर दो, ग्रॉस टोटल इनकम निकालो और सारी डिडक्शन दे दो एक्सेप्ट 80G, 80G की डिडक्शन सारी, 80G को छोड़ के बाकी सारी डिडक्शंस भी दे दो, तब जो अमाउंट आता है वो होता है आपका एडजस्टेड टोटल इनकम। तो एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% ही क्या होता है, क्वालिफाइंग लिमिट। और जब क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर भी आप करते हो तो कुछ केसेस में 100% डिडक्शन मिलती है जितना खर्चा किया, और कुछ केसेस में 50% डिडक्शन मिलती है। सर रिकॉल हो गया हमको। आइए यहाँ पे क्या हुआ है, 5100 टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में आपने पैसा डाला है, तो ये पैसा तो अलाउड ही होता है पूरा पूरा, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का 100% डिडक्शन अलाउड होती है। और डोनेशन 11,000 टू एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अंडर 40G की है, 80G की है, तो जो इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन देते हो
ये कई जगह क्वेश्चन में आया था, लास्ट क्लास चैप्टर नंबर 7 में पढ़ाया मैंने, कई जगह क्वेश्चन में आया था। 80G की जो डोनेशन होती है ना, इंस्टीट्यूशन को जो आप डोनेशन देते हो, वो 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट होती है। ये वाली डोनेशन 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट होती है। अब आओ देखो कैसे किया गया। एक बार आइए सर, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने क्या निकाला, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G कंप्यूटेड एज अंडर। कैसे कंप्यूट किए हैं सर? कंप्यूटेड एज अंडर किए हैं। कैसे किए हैं ये देखो। एडजस्टेड टोटल इनकम सबसे पहले निकालेंगे, तो ग्रॉस टोटल इनकम जो थी माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C और 80D वाली निकालें। 80C और 80D वाली अगर हम डिडक्शन निकालते हैं तो सर टोटल 80C और 80D की डिडक्शन निकालने के बाद मतलब देखो, ओहो, 5,99,160 माइनस 125,370 और 22,500, इन दोनों को माइनस करोगे तो 4,51,290 रुपीज आता है। मतलब बिफोर 80G डिडक्शन के ये जो अमाउंट है इसको कहते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम। क्या कहते हैं सर? एडजस्टेड टोटल इनकम। और इसका 10% ही क्वालिफाइंग लिमिट होता है। तो सर आप बताओ क्वालिफाइंग लिमिट कितनी होगी? क्वालिफाइंग लिमिट कितनी होगी सर? 45129, इतनी क्वालिफाइंग लिमिट होगी। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, एडजस्टेड टोटल इनकम समझ में आया? भाई साहब, ग्रॉस टोटल इनकम में से 80G छोड़ के बाकी सारी डिडक्शन दे दो, जो आता है उसी को एडजस्टेड टोटल इनकम कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही तो मैंने भी आपको बताया था उस समय। हिंदी में इसको बोलते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम, चाइनीज में क्या बोलते हैं नहीं पता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं पता, हिंदी में क्या बोलते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम। किसको बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम में से सारी डिडक्शन निकाल दो एक्सेप्ट 80G। और इसीलिए 80G को चेक करने के लिए हम ये निकालते हैं। क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है? 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अब हम 80G की डिडक्शन को देखते हैं। सर हमने एक डोनेशन दी है पीएम रिलीफ फंड में जो 100% अलाउड है। हमने 5100 रुपीज दिए थे, 5100 का हमको डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। 5100 रुपए का मैंने चंदा चढ़ा दिया भाई साहब, चंदा दे दिया मैंने 5100 रुपए का। ओके। दूसरा, डोनेशन टू इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 80G, ये मिलता है 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। ओ चंदू लोग, चंदू इधर आओ, इधर आओ सब लोग, राजू चंदू सब इधर आओ। आप लोग ना ये, हाँ, पर एग्जाम आपका नहीं है, मेरा ही है, ठीक है? आ जाओ, आप लोग मत पढ़ो। जो 15, कोई 2 की स्पीड पे देख रहा है, कोई 2x 3x 7x 9x 10x सब मारो, पॉज करके चाय वाय पी लो, मूंगफलियां खाते रहो, सब इसी तरीके से क्लास करो तुम लोग। समझना मत, इंपॉर्टेंट चीज समझा रहे हैं। 80G पिछले क्लास में बताया था डिडक्शन वाली, लेकिन फिर अच्छा, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है भाई, नालायक कहीं है। इधर आ जाओ, अच्छा आ जाओ, गुस्सा मत करो, आओ आओ आओ, सुन लो फिर से, आ जाओ, सुन लो, आओ आओ। सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट मतलब क्या होता है? क्वालिफाइंग लिमिट कितनी होगी सर? 45,129 45,129 रुपीज का हम चंदा दे सकते थे, डोनेशन दे सकते थे। लेकिन हमने कितने का दिया? हमने सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपए का चंदा दिया। हमने सिर्फ और सिर्फ 11,000 की डोनेशन दी। हम 45,000 रुपए तक का डोनेशन दे सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ 11,000 रुपए तक का डोनेशन दिया। क्या हमने विद इन लिमिट काम किया है? जैसे एक गाड़ी को हम 100 किलोमीटर तक चला सकते हैं, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चला सकते हैं, वो लीगल है। उसके ऊपर जाएंगे तो इलीगल हो जाएगा। तो मान लो हमने उस गाड़ी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया, तो हम सही है ना भाई, 60 किलोमीटर चलेगा ना, ठीक है? वही हुआ, हम 45,129 रुपए तक का चंदा दे सकते हैं, हमने 11,000 रुपए तक का चंदा दिया, ओके। लेकिन हमने जो चंदा दिया उसका भी 50% ही डिडक्शन मिलेगा। विद इन द लिमिट है, कहीं मतलब नहीं पूरा डिडक्शन दे दो। तो इस 11,000 का 50% डिडक्शन मिलेगा, मतलब 5500 ही डिडक्शन मिलेगा। क्वेश्चन लिखो, गलती से पूरा 11,000 रुपए मत देते ना, गलती से इस वाले अमाउंट का 50% डिडक्शन मत देना। जो चंदा दिए, कितना दिए? 11,000। विद इन लिमिट था 11, विद इन लिमिट है, हाँ 11,000 चंदा दे सकते हैं, जी हाँ 11,000 चंदा दे सकते हैं, ओके। लेकिन जितना चंदा दिए 11,000, उसका 50% ही डिडक्शन मिलेगा बॉस। तो सर ये 5500 रुपए का डिडक्शन मिला। तो 80G का टोटल डिडक्शन देखो, 5100 प्लस 5500 10,600 का हुआ। तो सर यहाँ पे जब हम आते हैं तो 80G का पूरा डिडक्शन 10,600 रुपए का होगा। तो 80G का डिडक्शन 10,600 होने के बाद टोटल इनकम कितनी आ गई आपकी? 4,40,690 रुपए, 4,40,690 रुपए। ओके सर, अब क्या देखें? अब देखो हमको क्या कट करना था, आओ देखो, सब कुछ हमने सॉल्व कर दिया सर। हमको टोटल इनकम निकालनी जो हमने निकाल दिया। अब इसके ऊपर टैक्स भी निकालना है। अब इसके ऊपर सर हमको टैक्स भी निकालना है। आइए सर टैक्स निकाल देते हैं। टैक्स निकालेंगे तो देखो कैसे निकालें, टैक्स ऑन टोटल इनकम। सर पहली बात तो 4,40,690 है, ये एक रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, तो सर आपको भी अच्छे से पता है, हमको भी अच्छे से पता है, रिबेट मिल जाएगा इनको 87 का, और कोई टैक्स आएगा ही नहीं। फिर भी हम प्रेजेंट कैसे करेंगे? एग्जामिनर से नंबर जो लेने हैं दोस्त,
इनकम टैक्स 5%, फर्स्ट 2.5 लाख पे कुछ नहीं, उसके बाद नेक्स्ट 1,90,690 रुपए पे 2.5 लाख माइनस करो तो 4,40,000 माइनस 2,50,000 आता है 1,90,690 रुपीज पे 5% के हिसाब से 9,535 रुपीज का टैक्स होना। इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन से भी तो लगेगा, लेकिन नहीं, रुको रिबेट ही आ गया, सॉरी 87A का रिबेट मिल गया। कितना कितना 12,500 टैक्स पेबल व्हिचएवर इज लोअर, तो सर 9,535 का रिबेट मिल गया, टैक्स लायबिलिटी नील आ गई, टोटल नील आ गई, टोटल टैक्स लायबिलिटी नील आ गई। लेकिन सर एक टीडीएस कटा था अपना। सर मजे की बात सुनो, एक टीडीएस कटा था जिसका रिफंड भी मिल जाएगा। टीडीएस कितना कटा था सर? ये वाला देखो, डिवेंचर वाला। डिवेंचर की इनकम सर कितनी थी यहाँ पे देखो सर, डिवेंचर की इनकम थी 7,540 रुपए, हमको मिला था 6,786 रुपए। कितना? 7,540 का 10%। मेरा टीडीएस कटा था सर, यहाँ से 10% का टीडीएस कट गया था 754 रुपए का। मेरी टैक्स लायबिलिटी कुछ बनती ही नहीं, तो 754 रुपए का रिफंड ले लो ना। देखो बहुत से बच्चे ये रिफंड लेना भूल जाएंगे और 2 नंबर कटेगा। रिफंड लेना भूल जाओगे 2 नंबर कटेगा, लिख लो क्वेश्चन। टैक्स लायबिलिटी तो नहीं लगे, लेकिन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आपका जो था 754 रुपए, उसका रिफंड ले लो, नेट रिफंडेबल, उसको राउंडेड ऑफ कर देंगे, नियरेस्ट ₹10 में राउंड ऑफ होता है, नियरेस्ट ₹10 में राउंड ऑफ होता है, तो 750 रुपए का आपको रिफंड मिल जाएगा। इज इट क्लियर विथ यू और नॉट? हाँ सर क्लियर। देखो इतना बहुत इजी था ना, बहुत ज्यादा इजी था। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसको हम सैलरी के साथ पढ़ा देंगे। इसमें केवल सैलरी की है, ये देखो ज्यादा सारी कैलकुलेशन लगभग सैलरी के बार खुद से करके भी देखना। क्वेश्चन नंबर 9 को सैलरी से करा देते हैं। अब सर इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए, यहाँ से क्वेश्चन शुरू था, हमने अलग अलग हाइलाइटर के कलर से सब कुछ सॉल्व किया। सॉल्व बहुत आसानी से हम लोगों से हो भी गया। और सर ये देखिए पूरा आया यहाँ पे। और जो नोट्स लिखने वो भी कोई अलग से नहीं है, सारे नोट्स कॉमन सेंस वाले थे, सेम टू सेम जिस तरह पहले थे। आपने ग्रेचुइटी वाली बात लिख दी, हो सकता था आप मिस कर दो, ना लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन किसी भी कंडीशन में आप एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और प्रोविडेंट फंड की बात लिखते ही लिखते। दूसरी बात, आप इस चीज को लिखते ही लिखते कि डोनेशन 80G वाला क्या है। एक चीज मैंने छुड़वाई थी, भागो मत नालायक लोग, सुनो। मैंने एक चीज ये छुड़वाई थी आपसे, बता रहे हैं सुनो। गोल्ड रिंग वाली चीज, सी वर्किंग नोट 3, कि जो भी एनिवर्सरी के लिए हमको गोल्ड रिंग मिली उसको 10,000 पूरा टैक्सेबल नहीं करते तो क्या करते? इसका एक अल्टरनेटिव होता है कि हम 5,000 रुपए तक टैक्सेबल ना करें। इसका एक अल्टरनेटिव होता है कि हम 5,000 रुपए तक टैक्सेबल ना करें। देखो ये थर्ड पॉइंट पे लिखा है एन अल्टरनेटिव व्यू, कि 5,000 रुपए तक कोई एग्जम्प्ट मानते हैं, उसके ऊपर टैक्सेबल नहीं करते। बट यार ये आपको कंफ्यूज करेगा। आईसीआई पूरा 10,000 टैक्सेबल कर रहा है, आप भी इस समय आप नोट्स मत पढ़ो, अल्टरनेट व्यू मत पढ़ो, 10,000 रुपए पूरा टैक्सेबल करो। इस नोट को एक बार आप इग्नोर करके चलेंगे। ओके ओके सर जी, इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। हाँ सर चलो ये वाली क्लास कर लो, 33 मिनट हो चुका है। आप लोग कहोगे सर आधे घंटे की आपने वादा किया था, आधे घंटे का ही क्लास देंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन भी खत्म करते हैं। टेक केयर।